Okay students, now we are going to solve next numerical 8.6. A church organ consists of pipes, each open at one end of different lengths. The minimum length is 30 millimeter and the longest is 4 meter. Calculate the frequency range of the fundamental notes. Speed of sound is given 340 meter per second. I repeat the statement. A church organ consists of pipes, each open at one end of different lengths. The minimum length is 30 millimeter and the longest is 4 meter. Calculate the frequency range of the fundamental notes. Speed of sound is given 340 meter per second. ओके स्टूडेंट्स, एक चर्च ऑर्गन पाइप्स हैं जो कि एक एंड से जो है वो ओपन है और उनकी डिफरेंट लेंथ है, जबकि उसकी मिनिमम जो लेंथ दी गई है वो है 30 मिलीमीटर है, लॉन्गेस्ट जो है वो 40 मिलीमीटर और 4 मीटर है. हमने उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज मालूम करनी है, यानी हमने मिनिमम फ्रीक्वेंसी से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तक हमने फाइंड आउट करना है. तो सोल्यूशन में हम लिखेंगे इसे, सोल्यूशन वी हैव गिवन, मिनिमम लेंथ ले लें, मिनिमम लेंथ वो हमारे पास दी गई है जी 30 मिलीमीटर. इसको आप L कह लें और ये हो जाएगी L1 कह लें इसे. तो इसको मिलीमीटर को हमने मीटर में ले जाना है. वी नो दैट 1 मीटर कंटेन 1000 मिलीमीटर. तो इसको आप लिख सकते हैं 30 10⁻³ मीटर. सेकेंड थिंग जो है हमें दी गई है, मैक्सिमम लेंथ दी गई है, जो कि हमें 4 मीटर, इसे L2 कह लें, हमें 4 मीटर दी गई है. फाइंड आउट. और तीसरी चीज दी गई है स्पीड ऑफ साउंड. इसे हम V कहेंगे, जो कि है 340 मीटर पर सेकंड. ये तीन चीजें जो है हमें गिवन डाटा के अंदर है. हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फर्स्ट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है F1 और F2 जो है. अब इसमें F1 और F2 है, वो आपकी अपनी मर्जी है कि आप F1 और F2 किस तरह लेते हो. हम F1 जो है हम ले लेते हैं मिनिमम के लिए, ये मिनिमम के लिए हो जाएगी, और F2 जो है आप मैक्सिमम के लिए ले लें. तो सबसे पहले मिनिमम के लिए लेते हैं हम. अच्छा, एक और चीज, क्योंकि ऑर्गन पाइप जो है हमारा एक एंड से ओपन है, तो लैम्डा हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे लैम्डा लेंथ जो है हमारे पास 4 नोड्स बनेंगे, यानी कि λ/2 हो जाएगा, λ/4 हो जाएगा, क्योंकि एक एंड जो है वो क्या है, ओपन है. यानी इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक नोड से एंटी नोड तक जो है, एक नोड से, ये नोड्स हैं, एक नोड से एंटी नोड तक जो लैम्डा है वो हमारे पास λ/4. इसको कुछ इस तरह ड्रा कर लेते हैं. तो ये एक नोड है और ये एक एंटी नोड है. एक नोड से एंटी नोड तक हमें पता है जो ये डिस्प्लेसमेंट हमारे पास λ/4 होता है. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ जो है, लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप λ/4 हो जाएगी. इसको थोड़ा रीअरेंज करें, इट इम्प्लाइज दैट लैम्डा हमारे पास क्या हो जाएगा, 4L के, यानी 4 टाइम ऑफ द लेंथ हो जाएगा. स्टूडेंट, बेसिक इक्वेशन जो हमारे पास है V = F लैम्डा, वो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे. तो वो यूज करते हैं, वो यूज करेंगे, हम लिखेंगे V = F लैम्डा. तो यहाँ से जो है हमने F, इसको F1 कह दें, इसको λ1 कह दें, या लैम्डा रहने दें. तो F1 हमारे पास आ जाएगी V/λ, जबकि लैम्डा हमारे पास हमने निकाला वो होता है 4L के. तो V/4L, ये F1 के लिए हो जाएगी. वैल्यू पुट करते हैं, 340/4 मल्टीप्लाई बाय जो लेंथ हमें दी गई है वो है, यहाँ पे L1 यूज कर लें आप, बल्कि यहाँ पे इसको इस तरह कर लेते हैं, इसको L2 का नाम दे लेते हैं मिनिमम को, और इसको L1 का नाम ले लेते हैं मैक्सिमम को. यानी हमने यहाँ पे जो है मिनिमम और मैक्सिमम के लिहाज से जो है लेके चलना है F1. या आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि ये हमारे पास F1 जो है मैक्सिमम के लिए, इसे हम उसी तरह नोटेशन में ले लेते हैं जिस तरह पहले. यानी ये आपके L1 है, ये है L2, इसको मैक्सिमम के लिए ले लेते हैं. वैल्यू पुट करते हैं, F1 =
तो ये हमारे पास आ जाती है 2833 हर्ट्ज। ये आपके लिए मैक्सिमम के लिए हो जाएगी, इसको मैक्सिमम के लिए ले लो, इसे मैक्सिमम कर लो। ये जो है आपके लिए F2 जो है ये मिनिमम के लिए कर लो। ये हमारे पास जो है ये मैक्सिमम जो है फ्रिक्वेंसी आएगी जब हमारे पास ऑर्गन पाइप जो है क्या होगा, एक एंड से ओपन होगा। अब हम F2 लेते हैं मिनिमम के लिए, वो हमारे पास आ जाएगी 3V/4L, वही फ्रिक्वेंसी फार्मूला यूज करेंगे, 340 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो इस तरह हमारे पास F2 आ जाएगी 21 हर्ट्ज। तो हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी रेंज आएगी स्टूडेंट वो आएगी 21 हर्ट्ज से 2833 हर्ट्ज, यानी कि 2833 जो हर्ट्ज है हमारे पास फ्रिक्वेंसी रेंज आ जाएगी। तो इस तरह जो है ये बड़ा सिंपल न्यूमेरिकल शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, तो आपने इसे जरूर करना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व नेक्स्ट न्यूमेरिकल which is 8.7. The two tuning forks exhibit beats at a beat frequency of 3 Hz. The frequency of one fork is 256 Hz. Its frequency is lowered slightly by adding a bit of wax to one of its prong. The two forks then exhibit a frequency of 1 Hz. Determine the frequency of the second tuning fork. I repeat, two tuning fork exhibit beats at a frequency of 3 Hz. The frequency of one fork is 256. Its frequency is then lowered slightly by adding a bit of wax to one of its prong. The two forks then exhibit at beat frequency of 1 Hz. Determine the frequency of the second tuning fork. स्टूडेंट हमें दो ट्यूनिंग फॉर्क दिए गए हैं, जबकि वो बीट फ्रिक्वेंसी जो है 3 हर्ट्ज जो है उनके नंबर ऑफ बीट जो है, यानी कि डिफरेंस ऑफ फ्रिक्वेंसी हमारा इक्वल नंबर ऑफ बीट्स का होता है 3 हर्ट्ज दी गई है। द फ्रिक्वेंसी ऑफ वन ट्यूनिंग फॉर्क दी गई है 256 है। अगर इसके दोनों प्रोंग में से एक प्रोंग पे हम अगर वैक्स लगा देते हैं, ये प्रोंग है, अगर हम किसी एक के ऊपर वैक्स चढ़ा देते हैं, वैक्स लगा देते हैं किसी एक के ऊपर वन ऑफ इट्स प्रोंग, तो अब हमारे पास जो ट्यूनिंग फॉर्क जो है जब दोबारा बीट किए जाते हैं तो फ्रिक्वेंसी निकालते हैं, बीट फ्रिक्वेंसी 1 हर्ट्ज। हमने क्या करना है, डिटरमिन करना है द फ्रिक्वेंसी ऑफ द सेकंड ट्यूनिंग फॉर्क। हमारे पास जो सेकंड ट्यूनिंग फॉर्क जो इसके साथ जो है वो जो साउंड किया जा रहा है, इसकी हमने क्या करनी है, फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो ये एग्जांपल भी आपकी है 8.2 आई थिंक, इसके अंदर भी ये सॉल्व किया गया 8.2 के 8.3 के अंदर। तो इसको हम सोल्यूशन इसका कुछ इस तरह लिखेंगे, गिवन दैट के अंदर सोल्यूशन जो गिवन दैट है हमें डाटा नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड बिफोर लोडिंग, इसको हम लिख लेंगे बिफोर लोडिंग, लिख सकते हैं लोडिंग वैक्स, लिख सकते हैं लोडिंग वैक्स। तो वो हमें जो है दी गई है नंबर ऑफ बीट्स, इसे हम n कह लेते हैं, वो है 3 हमारे पास दी गई है नंबर ऑफ बीट्स, जबकि बीट फ्रिक्वेंसी से कहेंगे, एक्चुअली नंबर ऑफ बीट्स ही कहेंगे क्योंकि 3 हर्ट्ज है। इसके अलावा उसके बाद हम लिखेंगे नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड आफ्टर लोडिंग वैक्स। जब उसको लोड किया गया तब हमारे पास जो n है वो आता है 1 के। ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क जो हमें दी गई है, जो गिवन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट कह लें या 1 कह लें, फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क की जो हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है, फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क वो हमें गिवन है 256 हर्ट्ज के। ये हमारे पास स्टूडेंट फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क की जो है फ्रीक्वेंसी दी गई है। फाइंड आउट क्या करनी है हमने, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड ट्यूनिंग फॉर्क। सेकंड ट्यूनिंग फॉर्क, इसे आप F2 का नाम ले लेंगे,
ये हमने निकालनी, ये आपके पास F1 है, ये F1 गिवन है, F2 हमने जो है वो फाइंड आउट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल फार्मूला वी नो दैट कि हमारे पास जो नंबर ऑफ बीट्स होती हैं, नंबर ऑफ बीट फ्रीक्वेंसी होती है, वो डिफरेंस ऑफ द टू फ्रीक्वेंसीज होती हैं, डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ टू साउंड बॉडीज। वी नो दैट फार्मूला जो है आप यहाँ पे लिख सकते हो इसका, कि हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ बीट्स जो है वो F1 माइनस F2 जो है वो नंबर ऑफ बीट्स, यानी कि प्लस या माइनस, वो इंक्रीज भी कर सकती हैं, डिक्रीज भी कर सकती हैं। जबकि यहाँ से हमने F2 निकालना है, तो F2 निकालना है, इसको रीअरेंज करेंगे तो F2 हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स F1 प्लस माइनस n। अब हमारे पास जो है F1 दी गई है, वो वैल्यू पुट कर लेते हैं 256 प्लस माइनस। अब पहले हम लेते हैं 3 के साथ, जब हम 3 के साथ इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो हमारे पास F2 की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक आ जाएगी हमारे पास जब इंक्रीज करेंगे 259, जबकि दूसरी आ जाएगी 253। जबकि हमारे पास जो है आगे उसने दिया, जब हम लोडेड करते हैं स्टूडेंट्स, लोडेड करने से हमारे पास नंबर ऑफ बीट्स जो है पहले 3 थी, देखें नंबर ऑफ बीट्स पहले आ रही थी 3, जब उसका लोड किया गया है तो नंबर ऑफ बीट्स हमारे पास नंबर बीट फ्रीक्वेंसी 1 हो जाती है, यानी कि वो डिक्रीज हुई है। इसका मतलब ये है कि अगर वो डिक्रीज हुई है तो इसमें से हमारी जो फ्रीक्वेंसी है ये 9 है, यहाँ पे हमारे पास सेकंड फ्रीक्वेंसी वो भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी वो हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा 253 का। क्यों कि जब हम लोड करते हैं तो उसकी नंबर ऑफ बीट फ्रीक्वेंसी पर सेकंड जो है वो कम हो जाती है, N1 आता है, अगर वो इंक्रीज करती तो हमारे पास 259 होना था। सो वी कैन से दैट हमारी जो है नंबर ऑफ बीट फ्रीक्वेंसी जो है पर सेकंड वो डिक्रीज हो रही है, इसलिए हमारे पास करेक्ट आंसर जो है वो F2 वो होगा 253। तो यहां पर नीचे आप रीजन लिख सकते हो, बिकॉज नंबर ऑफ बीट फ्रीक्वेंसी, या यू कैन से दैट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी पर सेकंड जो है आफ्टर लोडिंग द वन ऑफ द प्रोंग ऑफ द ट्यूनिंग बॉडीज, सॉलिड बॉडीज, ट्यूनिंग फॉर बॉडीज, वो हमारे पास क्या है, कम हो रही है, तो इस वजह से जो फ्रीक्वेंसी जो सेकंड की होगी वो भी कम होगी, यानी वो आएगी 253। Okay students, now we are going to solve next numerical exercise chapter number 8, 8.8. Two cars P and Q traveling along a motorway in the same direction. The leading car P travels at a steady speed of 12 meter per second. The other car Q traveling at a steady speed of 20 meter per second. Sound its horn to emit a steady note which P's driver estimates has a frequency of 830 Hertz. What frequency does Q's own driver here? I repeat, and the speed of sound is given 340 meter per second. I repeat, two cars P and Q traveling along a motorway in the same direction. The leading car P travels at a steady speed of 12 meter per second. The other car Q traveling at a steady speed of 20 meter per second. Sound its horn to emit a steady note which P's driver estimates has a frequency of 830 Hertz. What frequency does Q's own driver here? And speed of sound is given 340 मीटर पर सेकंड। हमारे पास दो कार्स है, एक P एंड Q जो है वो ट्रैवल कर रही है, P जो है वो ट्रैवल कर रही है 12 मीटर पर सेकंड से, Q जो है वो 20 मीटर पर सेकंड से कर रही है। साउंड्स हॉर्न जो है वो साउंड सुनते हैं, हॉर्न जो है गाड़ी का जो है वो मिट करती है, वो P's ड्राइवर जो है वो एस्टिमेट लगाता है वो है 830 हर्ट्ज, जबकि Q जो है वो कितना सुनेगा वो हमने फाइंड आउट करना है, स्पीड ऑफ साउंड हमें गिवन है। तो सोल्यूशन ऑफ दिस न्यूमेरिकल कैन बी रिटन, गिवन डाटा में स्टूडेंट हमने लिखना है स्पीड ऑफ कार Q, स्पीड ऑफ कार P 12 मीटर पर सेकंड है, जबकि स्पीड ऑफ कार Q वो हमारे पास है 20 मीटर पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय P's ड्राइवर वो फ्रीक्वेंसी जो हर्ट करता है वो है, जो सुनता है वो है 830 हर्ट्ज। जबकि फाइंड आउट क्या करना है,
frequency heard by क्यूज ड्राइवर। जो क्यूज ड्राइवर जो फ्रिक्वेंसी हर्ड करता है वो फाइंड आउट करनी है हमने, जबकि स्पीड ऑफ साउंड जो है हमें गिवन है। स्पीड ऑफ साउंड जो है वो हमें दी गई है 340 मीटर पर सेकंड। ओके स्टूडेंट, ये गिवन डाटा जो है हमें स्टेटमेंट से हमने एक्सट्रैक्ट किया जो है वो ये है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय क्यूज ड्राइवर। तो फॉर्मूला जो है इसके लिए हम लिखेंगे वो हम लिखेंगे एफ डैश वी ओवर वी माइनस वी एस। Here v is the speed of sound and v is the differences of the speed of sound. V is a velocity or speed of sound and vs is a speed or differences of the speed of these two bodies, car q, car p and car q. So we will find out the vs. This is v and vs can be found as 20 minus 12. So we will have vs as 8 meter. vs जो है हमारे पास डिफरेंस ऑफ द स्पीड ऑफ दोज टू observing bodies p which is p car and q car driver. So and the frequency we will say that this is f dash, this is equal to fq. ये f dash जो हमने फाइंड आउट करनी है इसे हम fq से नॉमिनेट कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द क्यूज ड्राइवर, इसे हम fq कह देते हैं। सो आवर फार्मूला बिकम्स fq इक्वल्स v ओवर v माइनस vs। ओके, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास fq होगी। यहाँ पे जो f है उसको हम रिप्लेस कर देंगे fq के साथ, क्योंकि हमने जो है फाइंड आउट करनी है फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय क्यूज ड्राइवर, इसलिए हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ द वो लेंगे q। ओके, तो fq जो है हमने फाइंड आउट करनी है f डैश, ऐसे fp कह लें, सॉरी इसे आप कह लें ये fp है, ये हमारे पास जो है इसे fq ही कहें। ये जो p की है ना हर्ड ये वाली, इसे f डैश कह लें। ओके, जो एपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी जो है ये एपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी से एफ डैश कह लें। एफ क्यू जो है हमने फाइंड आउट करनी है, इसको यहाँ प्रीसाइजली लिख लें। एफ क्यू वो हमने फाइंड आउट करनी है, फार्मूला हमारे पास। तो इसे रीअरेंज करते हैं सबसे पहले। एफ क्यू हमारे पास आ जाएगा एफ पी वी माइनस वी एस डिवाइड बाय v। ये डिवाइड अगर मल्टीप्लाई अगर डिवाइड हो जाएगा, ये टर्म जो है v माइनस वी एस डिवाइड हो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। एफ पी जो है हमें दिखी 830, जबकि v हमारे पास है 340 माइनस 8 डिवाइड बाय 340। ओके स्टूडेंट, जब इसे हम सॉल्व करेंगे 830 मल्टीप्लाई बाय 332 डिवाइड बाय 340, हमारे पास जो है एफ क्यू जो है वो आ जाएगी 810 हर्ट्ज। तो इस तरह जो है हम फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड बॉडी हर्ड बाय क्यूज ड्राइवर, यानी क्यू कार की जो ड्राइवर ने फ्रीक्वेंसी जो है वो हर्ड की सुनी वो है 810 हर्ट्ज। Okay students, now we are going to attempt next numerical of exercise chapter number 8, 8.9. The statement is, a train sounds its horn before it sets off from the station and an observer waiting on the platform estimates its frequency at 1200 Hz. The train then moves off and accelerates steadily. 50 seconds after departure, the driver's sounds the horn again and the platform observer estimates the frequency at 1140 Hz. Calculate the train speed 50s after departure
50s यानी 50 सेकेंड. हाउ फार फ्रॉम द स्टेशन इज द ट्रेन आफ्टर 50 सेकेंड. Speed of sound is given 340 meter per second. I repeat, a train sound before it sets off from the station and observer waiting on the platform estimates its frequency at 1200 Hz. The train then moves off and accelerates steadily 50 seconds after the departure. The driver sounds the horn again and the platform observer estimates frequency at 1140 Hz. Calculate the train speed 50 seconds after departure. How far from the station is the train after 50 seconds? Speed of sound is given 340. ओके स्टूडेंट, ट्रेन जो है वो अब हॉर्न करती आ रही है साउंड को. जैसे वो सेट ऑफ होती है स्टेशन से तो वहाँ पे ऑब्जर्वर प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, वो इसकी फ्रिक्वेंसी सुनता है, वो है 1200. जबकि ट्रेन जैसे ही मूव करती है वो स्टेडीली मूव कर रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. 50 सेकंड बाद जो है आफ्टर डिपार्चर यानी उसके चलने के बाद जो है आफ्टर 50 सेकंड जो है ड्राइवर दोबारा फिर हॉर्न करता है. जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा जो ऑब्जर्वर है उसको अब जो फ्रिक्वेंसी वो है 1140 हर्ट्ज सुनाई देती है. कैलकुलेट हमने करना है आफ्टर 50 सेकंड जो है उसकी हमने स्पीड फाइंड आउट करनी है और वो कितनी दूर चली गई होगी प्लेटफॉर्म से ऑब्जर्वर के पास है वो हमने फाइंड आउट करनी है. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन. Solution in the given we can write at real frequency. We can nominate this as f, which is 1200 Hertz. Apparent frequency heard by observer. वो जो है हमारे पास एफ डैश कह लेंगे, जो चेंज आया है 114 हर्ट्ज. जबकि स्पीड ऑफ साउंड जो है हमें गिवन है, स्पीड ऑफ साउंड इसे वी कहेंगे 340 मीटर पर सेकंड. फाइंड आउट क्या करना है हमने, और टाइम दिया हुआ है वो भी हम लिख लेते हैं. टाइम टी दिया गया है 50 सेकंड. ओके, फाइंड आउट हमने करना है स्पीड ऑफ ट्रेन नंबर 1. स्पीड ऑफ ट्रेन हमें वी एस सोर्स कह लेंगे, वो हमने फाइंड आउट करनी है. दूसरा हमने डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन फाइंड आउट करना है. डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, उसे हम नाम देंगे एस का. ये दो चीज़ें स्टूडेंट्स हमने निकालनी है. फॉर्मूला हमारे पास एपरेंट चेंज इन फ्रिक्वेंसी, जब हमारे पास सोर्स जो है वो फ्रॉम द ऑब्जर्वर मूव अवे करेगा, दूर जाएगा, तो हमारे पास एपरेंट चेंज इन फ्रिक्वेंसी जो आता है एफ डैश, वो हम लिख सकते हैं वी ओवर वी प्लस वी एस. यू एस भी हम इसे कह सकते हैं इनटू एफ. ये हमने पढ़ा हुआ है डॉपलर इफेक्ट के अंदर. जब सोर्स जो है मूव अवे करता है फ्रॉम द ऑब्जर्वर तब हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी आती है एपरेंट चेंज आती है. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. हम सबसे पहले निकालते हैं वी एस निकालने वाले वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. एपरेंट चेंज फ्रिक्वेंसी, एपरेंट फ्रिक्वेंसी हमारे पास जो है वो ये थी 1140 इक्वल वी स्पीड ऑफ साउंड 340 प्लस वी एस एज इट इज लिखा रहने देंगे क्योंकि हमने निकालना है. ये हमारे पास है 1200. ओके स्टूडेंट्स, हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया. अब थोड़ा सा इनको सॉल्व करके रीअरेंज करते हैं. थोड़ा सा इन्हें सॉल्व करेंगे, ये डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. 1140 340 प्लस वी एस इक्वल, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 40800. हमने 340 को 1200 से जब मल्टीप्लाई करना है हमारे पास आ जाना है 408000. मल्टीप्लाई करते हैं. हमने 1140 को 340 से जब मल्टीप्लाई करना है तो आ जाना है हमारे पास 3876000. और इसी तरह इसने वी एस से भी मल्टीप्लाई होना है, नेक्स्ट टर्म से भी, तो आ जाएगा 1140 वी एस.
और इक्वल हमारे पास 80,000। ये प्लस और ये टर्म स्टूडेंट्स उधर माइनस हो जाएगी, यहाँ पे रह जाएगा 1140 VS माइनस ये टर्म जो है हम इसमें से माइनस कर देंगे 387600, ये हमने इसमें से टर्म माइनस कर देनी है। तो हमारे पास 1140 VS इक्वल आ जाएगा 20400 के। ये टर्म जो है इधर मल्टीप्लाई और उधर डिवाइड हो जाएगी, तो VS आ जाएगा स्पीड ऑफ द सोर्स 20400 डिवाइड बाय 1140। तो इस तरह जो है हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 17.9 मीटर पर सेकंड। दिस इज द स्पीड ऑफ द सोर्स एंड आवर सोर्स इज ट्रेन। तो ट्रेन वेलोसिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, ट्रेन स्पीड क्या आ जाएगी 17.9 मीटर पर सेकंड। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व नेक्स्ट। हमने नेक्स्ट निकाला था डिस्टेंस कवर्ड, तो सेकंड निकालते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारे पास जो है एस हमने कहा था एस इज इक्वल टू वी टी v इंटू टी, तो यहाँ पे हम v ऑफ s लेंगे, स्पीड ऑफ द सोर्स लेंगे, तो s हमारे पास आ जाएगा 17.9 मल्टीप्लाई बाय 50 सेकेंड। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे एक्चुअली एक चीज़ और है कि यहाँ पे हमने वी एस डायरेक्ट अगर हम यूज़ करते हैं तो आंसर हमारा आता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे वी एस नहीं लेना, जबकि हमने वेलोसिटी जो लेनी है वो एवरेज वेलोसिटी लेनी है। क्योंकि स्पीड जो सोर्स ऑफ स्पीड जो है वो स्टडी है, यानी कि स्पीड ऑफ सोर्स स्टडी है, यानी यूनिफॉर्म स्टडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, स्टडी एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी एवरेज मल्टीप्लाई बाय टी। तो यहाँ से वी एवरेज हमारे पास जो है, पहले सबसे पहले वी एवरेज निकाल लेते हैं। वी एवरेज हमारे पास आ जाएगी वी आई प्लस वी एफ डिवाइड बाई 2, जबकि यहाँ पे वी आई 0 है, वी एफ हमारे पास वी एस है डिवाइड बाई 2, तो वी एवरेज जो है हमारे पास आ जाएगा, वी एस अभी हमने निकाल ली है 17.9 डिवाइड बाई 2, तो वी एवरेज हमारे पास आ जाएगा 8.95 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास वी एवरेज आ गई। अब फार्मूला वही एस इज इक्वल वी एवरेज मल्टीप्लाई बाय टी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 8.95 मल्टीप्लाई बाय 50, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 448 मीटर। तो स्टूडेंट ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इस तरह जो है हमने इसका डिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले हमने इसकी वी एवरेज लेंगे। एवरेज क्यों लेनी है? क्योंकि फ्रिक्वेंसी जो है इसकी दो फ्रिक्वेंसीज आ रही थी। पहले फ्रिक्वेंसी रियल फ्रिक्वेंसी थी, जब वो मूव करती है, जब वो अवे गई है तो उसकी एपरेंट चेंज फ्रिक्वेंसी जो है दोबारा हॉर्न बजाया गया, वो हमारे पास दूसरी फ्रिक्वेंसी आई थी 1140, जबकि उस दौरान उसकी मोशन के दौरान जो है उसकी जो मोशन थी वो स्टेडी थी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही थी, इसलिए हम उसकी वी एवरेज लेंगे। यानी कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियली वो रेस्ट में थी, फाइनल वेलोसिटी वी एस सोर्स वेलोसिटी हो जाएगी। इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास वी एवरेज आ जाएगा, और एस इज इक्वल टू वी टी, वी एवरेज लेंगे, टी हमारे पास 50 सेकंड दिया गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 448 मीटर पर सेकंड जो 48 मीटर जो है आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व आवर लास्ट न्यूमेरिकल 8.10 चैप्टर नंबर 8। The absorption spectrum of faint galaxy is measured and the wavelength of one of the lines identified as a calcium alpha line is found to be 478 nanometer. The same line has a wavelength of 397 nanometer when measured in a laboratory. A is the galaxy moving towards or away from the earth. B, calculate the speed of galaxy relative to earth. Speed of light is given 3.0 10 to the power 8 meter per second. I repeat, the absorption spectrum of faint galaxy is measured and wavelength of one of the lines identified as a calcium alpha line is found to be 478 nanometer. The same line has a wavelength of 397 nanometer when measured in laboratory. A, is the galaxy moving towards or away from the earth? B,
कैलकुलेट द स्पीड ऑफ गैलेक्सी रिलेटिव टू अर्थ। ओके स्टूडेंट, हमारे पास जो है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है, लाइट स्पेक्ट्रम जो है, हमें गैलेक्सी का जो हम मेजर करते हैं उसकी वेवलेंथ जो है हमें आइडेंटिफाई होती है कैल्शियम अल्फा सोर्स के साथ, वो है 478 नैनोमीटर। जबकि वही सेम लाइन जो है अगर हम अर्थ के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसकी वेवलेंथ हमें 390 नैनोमीटर मिलती है। पूछा ये गया है ए, क्या गैलेक्सी जो है वो जिससे ये अल्फा सोर्स है पड़ा हुआ वहां से लाइट आ रही है, वो क्या हमारे पास वो मूव कर रही है, हमारी तरफ आ रही है अर्थ की तरफ, या अवेज आ रही है। बी, हमने उसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है उस गैलेक्सी की रिलेटिव टू अर्थ, यानी रिलेटिव स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस न्यूमेरिकल कैन बी रिटन एज, we have given apparent wavelength वो हमें गिवन है, इसको आप नाम देंगे लैम्डा डैश का 478 नैनोमीटर, या इसे हम मीटर में करेंगे तो 478 10⁻⁻9 मीटर हो जाएगी, क्योंकि 1 नैनोमीटर हमें पता है कि 10 की पावर क्या होता है, -9 होता है। सो रियल वेवलेंथ जो है कैल्शियम लेबोरेटरी की जो रियल वेवलेंथ है, रियल वेवलेंथ ऑफ सेम लाइन लैब के अंदर जो हम मेजर करते हैं कैल्शियम अल्फा सोर्स की, वो आती है हमारे पास लैम्डा। इस लैम्डा को हम लिखेंगे इक्वल 397 नैनोमीटर। इसी को हम जो है मीटर में ले जाएंगे 397 10⁻⁻9 मीटर, बिकॉज वी नो दैट 1 नैनो इक्वल 10⁻⁻9 एंड स्पीड ऑफ लाइट गिवन C जो हमें दी गई है वो है 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकंड विच इज फिक्स। ओके, तो फाइंड आउट क्या करना है, फर्स्ट हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं ए पॉइंट, एपरेंट फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी एफ डैश कहेंगे, वो निकालनी है हमने इसकी। जबकि बी पॉइंट हमारे पास है स्पीड ऑफ द गैलेक्सी रिलेटिव टू अर्थ, वो निकालना है, स्पीड ऑफ गैलेक्सी रिलेटिव टू अर्थ, वो हमने फाइंड आउट करनी है। यूएस कह लेंगे सोर्स। स्टूडेंट फॉर्मूला जो है इसके लिए हम यूज करेंगे, वो हमारे पास सबसे पहले हमने दो फ्रीक्वेंसीज को हमने इसमें देखना है। उसने पूछा कि गैलेक्सी जो है वो आगे, यानी कि गैलेक्सी, पहला क्वेश्चन ये था कि गैलेक्सी हमारे पास जो है वो हमारी तरफ आ रही है या परे जा रही है, यानी गैलेक्सी मूव कर रही है टुवर्ड्स, वो हम फाइंड आउट करेंगे एपरेंट फ्रीक्वेंसी देके कि उसकी एपरेंट फ्रीक्वेंसी के अंदर जो है वो क्या चेंज आ रहा है। एपरेंट फ्रीक्वेंसी के अंदर जो चेंज आ रहा होगा उसी को हम मेजर करके बताएंगे फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है। अगर वो हमारी तरफ आ रही होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही होगी एपरेंट फ्रीक्वेंसी, अगर वो परे जा रही होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो रही होगी। तो अब देखते हैं, सबसे पहले फार्मूला, वी नो दैट वी इक्वल एफ लैम्डा। यहाँ पे v को मैं रिप्लेस कर देता हूँ c के साथ, ओके, v द स्पीड, c द स्पीड, सो f हमारे पास आ जाएगा c ओवर लैम्डा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 3 × 10⁸ डिवाइड बाय 397 10⁻⁻9। हम ये फ्रीक्वेंसी लेंगे उसकी जो लैब के अंदर जो रियल फ्रीक्वेंसी है उसको देखते हैं। तो f हमारे पास इक्वल आ जाती है 7.56 10⁻40 हर्ट्ज। ओके स्टूडेंट, ये वो लैब के अंदर जो है जब हमने मेजर किया वो फ्रीक्वेंसी। अब हम देखते हैं f डैश के साथ, एपरेंट फ्रीक्वेंसी के साथ, f डैश इक्वल्स c ओवर
लैम्डा डैश। अब हमने एपरेंट वेवलेंथ देखनी है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी देखनी है, जो कि उस लाइट हमने आ रही है गैलेक्सी से, उसके लिए हम देखते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या आती है। तो 3 × 10⁻⁸, जबकि ये वेवलेंथ दी है 478 10⁻⁻⁹। जब हम ये मेजरमेंट करते हैं तब हमारे पास एफ डैश की वैल्यू आ जाती है एपरेंट फ्रीक्वेंसी 6.28 10⁻14 हर्ट्ज। ओके स्टूडेंट्स, वी कैन सी दैट, हम देख सकते हैं इन दोनों फ्रीक्वेंसीज से, ये हमारे पास वो फ्रीक्वेंसी एफ है जो कि हमने मेजर की है लैब के अंदर, जब हमारे पास वेवलेंथ जो थी, रियल वेवलेंथ 397 आ रही थी, जबकि ये वो फ्रीक्वेंसी है जो कि उस लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है गैलेक्सी की लाइट की जो हमने मेजर की है वो है 6.28। यहाँ पे हम देख सकते हैं, वी कैन से दैट एफ डैश इज लेस देन एफ। व्हाट डज इट मीन? कि हमारे पास जो है क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास एपरेंट फ्रीक्वेंसी वो कम हो रही है। जब एपरेंट फ्रीक्वेंसी कम हो रही है इसका मतलब ये है गैलेक्सी इज मूविंग अवे, गैलेक्सी इज मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ। तो यहां पे हम ये कहेंगे by comparing these two frequencies, this is the first frequency f which is measured in in our lab, and second is the apparent frequency of the light coming from the galaxy. By comparing these two frequencies we can estimate whether the frequency is moving towards earth or moving away. So here we can conclude that as f dash is less than f, so galaxy is moving away. Now the second part, calculate the speed of the galaxy relative to earth. Now we are going to find out the speed source, B part. Now we are going to find out the relative speed, B part. We are going to solve this. We have solved f dash. We know that apparent frequency change, as this is moving away, we have confirmed. Now we can use the formula freely as f dash into f. So by substituting the values, substituting v as c over c plus mu s. Now this is, we are going to find out us. So this term is dividing, by coming on the left side it will multiply f dash c plus us equal cf. Okay, now we are going to multiply f dash c plus f dash equal cf, and by rearranging this equation we can write as f dash us equals cf. This term is adding on left side, when it goes to other side it became negative term, c f dash c, and we will have to find the us, which is the speed of source galaxy relative to earth. So we can take c as a common, c जो है हम common ले लेंगे, f minus f dash, और f dash जो है multiply नीचे क्या हो जाएगा, divide हो जाएगा. Now substituting the values, c is 3 × 10⁻⁸, f is 7.56 10 की पावर minus plus 14 minus 6.28 14 divided by, स्टूडेंट हमने f भी निकाला था रिसेंटली जब हमने कंपेयर किया था f और f डैश को, और f डैश भी निकाला था. इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है बस, और इसको सॉल्व करना है, तो आपके पास आंसर आ जाता है 6.12 10⁻7 meter per second. This is the relative speed of the galaxy to the earth.
ये वो स्पीड है गैलेक्सी की जो कि मूविंग अवे है, जो कि अर्थ से परे जा रही है। तो इस तरह जो है आपने इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है।